आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। कन्हैया कुमार बन गए हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तिहाड़ से निकलते ही जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने ऐसा भाषण दिया जिसने कहानी ही बदल दी। देशद्रोही से देशभक्त बन गए हैं कन्हैया। युवा और गरीबों की आवाज बन गए हैं कन्हैया। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ही दिन में कन्हैया स्टूडेंट लीडर से फ्यूचर नेता कैसे बने। तिहाड़ से रिहाई के बाद ये कन्हैया कुमार का पहला भाषण था और उन्होंने इसमें मैदान मार लिया। कन्हैया ने आजादी का मतलब समझाया तो सीधे मोदी पर भी निशाना साधा। क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं, तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। हिटलर की बात, ख्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं हैं। छात्रों के बाद जब कन्हैया मीडिया के सामने रूबरू हुए तो उनके तेवर कायम थे। कन्हैया ने राजनीति के नए आकाश की ओर संकेत किया तो देशद्रोह का आरोप लगाने वालों को करारा जवाब भी दिया। ये लाल सूरज को छुपा नहीं पा रहे हैं जो नीला आकाश में निकला। यह जो नीला आकाश में लाल सूरज निकला है, इसको काले बादल छुपा नहीं पाएंगे। मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है, मेरे लिए आइकन आज के समय में रोहित वेमुला है। कन्हैया के रूप में विपक्ष को एक नई आवाज मिल गई है और सरकार भी उन पर तंज कस रही है। हमारी नई पीढ़ी में बहुत क्षमता है और ऐसे जो होनहार छात्र और युवा आगे आएंगे तो देश में लोकतंत्र की जड़ और मजबूत होगी। Join a favorite party. His favorite party is almost not even single digit also in parliament. Let him join that party. Let them not use the grab of students union and all, and then take up the cause of Afzal Guru. कन्हैया कुमार के मामले में ये लगता है कि सरकार ने केचुए के बिल में हाथ डाला और साफ निकल आया। बीजेपी ने ही कन्हैया कुमार को नायक बना दिया है। कन्हैया एक आइडिया के तौर पर उभरा है। क्या ये आइडिया भारतीय राजनीति में कोई मुकाम बना पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या है ये आइडिया? अगर कन्हैया कुमार आइडिया है तो ये आइडिया किसका है और ये क्या दर्शाता है? आवाज अड्डा पर इस खास बहस में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय कौल, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ है, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके और आरएसएस के जानकार संदीप महापात्रा, वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी और ऐश्वर्या भाटी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं इस डिबेट में। स्वागत है आप सबका। विनोद शर्मा जी, सबसे पहले आप कन्हैया कुमार के फिनोमिनन को कैसे देखते हैं और पिछले 24 घंटे में जिस तरह से नैरेटिव बदला है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है मूवमेंट्स मेक पीपल, और ये जो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और जिस तीव्र गति से उसको दर्ज किया गया किसी प्राथमिक इंक्वायरी के बिना जी, और उसके बाद पुलिस ने वहां जाके कहा कि हमारे पास कोई वीडियो एविडेंस उसके खिलाफ नहीं है, हमारे पास विटनेसेस हैं, और उसके चलते उनकी बेल की जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर हो गई। लेकिन जब तक वो जेल में थे उस दौरान इस मुद्दे पे बहस छिड़ी इस देश में। क्या जो तरीका अपनाया गया वो जो हमारा स्टूडेंट समाज है उसके खिलाफ ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए। एक लॉ में कहावत है, तुलसी साहब यहां बैठे हैं और लोग भी लॉ को जानने वाले लोग बैठे हैं यहां, कि द लाइफ ऑफ लॉ इज रीजन। और अगर लॉ या उसकी एप्लीकेशन रीजनेबल नहीं लगती है तो ऐसा लगता है कि जो प्रपोज किया जा रहा है दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम। ओके, और इसके खिलाफ तो अभी तक वो क्राइम प्रूव भी नहीं हुआ। और दूसरा कि ये अच्छा वक्ता है। इसकी जो स्पीच थी, जो 9 तारीख की स्पीच थी, वो भी इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी और उसमें इसने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो कि राष्ट्रद्रोह कहा जा सकती है।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि नहीं, ये देखिए इतना लड़के को एक मौका मिला। इतना इंटरेस्टिंग क्यों है और हम कन्हैया को क्यों स्टूडेंट ऑफ द ईयर कह रहे हैं? क्योंकि संजय कौल जी जेएनयू के कैंपस में बहुत अच्छे वक्ता हैं, रहे हैं, लीडर भी बने हैं, लेकिन कन्हैया को इस तरह कैटपुल्ट करने में, इस तरह की इंपॉर्टेंस देने में सबसे बड़ा हाथ आज लोग कह रहे हैं कि सरकार का ही था। बीजेपी ने ही कन्हैया को हीरो बनाया। अब हाँ, कहने पे आती है तो बहुत सारी बातें होती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता है इसका विरोध करने में कोई अब कोई पॉइंट रह गया है। सवाल यह है कि आज की स्थिति क्या है। अगर समझने की कोशिश करें कि वो ऐसे क्या हादसा था, क्या हरकत थी जिसकी वजह से ये लेना पड़ा, तो इसका एक रीजनेबल व्यू भी लिया जा सकता है। और वो ये भी है कि क्या ये कहा जा रहा है, बेशक अगर आप कहें कि एविडेंस की कमी है, लेकिन क्या ये इससे इनकार किया जा रहा है कि ऐसे नारे लगे थे? और अगर तहकीकात के तहत किसी को जेल हुई और फिर बेल हुई, मुझे लगता है वो पार फॉर द कोर्स कहलाता है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने आ रहा है और वो ये है कि क्या सचमुच में कन्हैया एक आइडिया है कि ये कुछ लोगों का एक आइडिया है जिसके वो एक सिम्टम है? तो मुझे लगता है मुद्दा अब यहाँ वहां से बाहर निकल के यहाँ आ गया है। जो हुआ, जो होना था, जो हो चुका है वो आपके सामने है। सवाल ये है कि क्या हम इसको डेफिनेशन ऑफ इंडिया कहेंगे? क्या जो बार बार ये आजादी, और आज आजादी का कॉन्टेक्स्ट बदल दिया गया है। जो कुछ दिनों पहले जो दीवानगी हमने देखी आजादी के संदर्भ में, कश्मीर के संदर्भ में, आज वो आजादी के माने बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं हमें गरीबी से चाहिए आजादी, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है। अब वो कहते हैं ऑपरेशन से आजादी चाहिए, कास्टिज्म से आजादी चाहिए। कौन इनसे सहमत नहीं होगा? तो आज तो मुझे लगता है सबसे बड़े देशभक्त आज कन्हैया हैं, और ऐसी चर्चा से कौन इत्तेफाक नहीं रख सकता है। तो सवाल सीधा सा है कि क्या जेएनयू के एक स्टूडेंट ने जो पूरे एक सरकार की कैंपेन को कहते हैं या जो मुहिम थी जेएनयू में जो हुआ उसके खिलाफ, उसको पूरी तरह से ट्रम्प कर दिया है। आज आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा देशभक्त कन्हैया है। मैं तो उल्टा कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि ये हादसा जिस तरह से हुआ और उसका आफ्टरमाथ जिस तरह से उस पर रिएक्शन हुआ, वो एबीवीपी का कहिए आप जिसको भी अक्यूज करना चाहें या न करना चाहें, पुलिस का कहिए आप, लेकिन आज उसका फल ये है कि जो आदमी आज से 15 दिन पहले एंटी नेशनल नारों का एक प्लेटफॉर्म बन गया था, वो आज नेशनलिज्म की बात कर रहा है। मैं तो इसे जीत मान रहा हूं, आप इसे हार कैसे मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसने पहले भी कहा कि हम ये कह रहे थे, 2 वर्जन थे, डे 1 से 2 वर्जन थे, और आज यही तो हम समझने की कोशिश करें संजय कौल कि पूरा नैरेटिव बदल कैसे गया और इसके पीछे क्या बड़ी मैसेज है। प्रेमचंद मिश्रा जी, जो मूल सवाल है इस शो का, इस डिबेट का जो हमने उठाया है, अगर कन्हैया कुमार एक आइडिया है तो वो क्या आइडिया है? देखिए, जो परिस्थितियां घटित हुई है 9 फरवरी से, मुझे उसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर जब भी आप इस देश की मनोदशा को समझिए, जब लोगों को लगता है कि किसी को दबाया जा रहा है या जानबूझकर उसे परेशान किया जा रहा है या उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, चाहे पुलिस के द्वारा हो या झूठे आरोप लगाने पर हो, जब भी ऐसे मामले सामने आए हैं तो उस व्यक्ति को थोड़ी पब्लिसिटी तो मिली ही मिली है। कन्हैया के मामले में भी चूंकि इसे देशभक्ति और देश विरोधी मामले से जोड़ दिया गया और पिछले 20-25 दिनों से पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। मैंने भी उन टीवी फुटेज को देखा था। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वो नारे लगाए, जो नारे खुलेआम रोज कश्मीर में लगते हैं, निश्चित रूप से वो नारे बहुत ही निंदनीय हैं, उसको कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। तो आप कश्मीर में उन्हीं नारों के पक्षधर लोगों के साथ तो मिलकर सरकार बनाते हैं, वो राष्ट्र प्रेम है। लेकिन अगर वैसे नारे लगाने वाले जेएनयू में थे, उनको अभी तक आप पकड़ नहीं पाए, उसको आप क्या कहेंगे? लेकिन जिस व्यक्ति ने देश विरोधी नारा नहीं लगाया, वो छात्र संघ का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, आपने अरेस्ट कर लिया। आपके पुलिस ने कहा, राजनाथ जी का बयान आया था होम मिनिस्टर का कि हमारे पास साक्ष्य है, पुलिस कमिश्नर रोज बोलते थे कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है, लेकिन वो साक्ष्य कोर्ट में आप नहीं दे पाए। तो कहीं न कहीं आज जब इंटरिम जमानत पे बाहर आया है, तो एक सहानुभूति लोगों की मिलनी ही मिलनी है, और वो उन लोगों की आवाज बन के उभरा है जिसे सत्ता पक्ष के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है, झूठे मुकदमे फंसाने की कोशिश की जाती है। वो ये मामला है। सवाल है कि जो लोग आज देशभक्ति का ठेका लेके देश में घूम रहे हैं,
उनका क्या योगदान है, उनके कौन आदर्श रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट से लेके आज तक आप देख लें तो मैं समझता हूं इस देश में कन्हैया जैसे मामले जब भी आएंगे तो कन्हैया हर जगह से निकलेगा। देखिए आज कन्हैया पोस्टर बॉय बन गया है, एक तरह से विपक्ष की आवाजें अब मिल रही हैं कन्हैया के इर्द गिर्द, वो एक धुरी बन गए हैं। कन्हैया को इस पोजीशन में डालने की आप क्रेडिट देंगे सरकार को? तमन्ना जी, सरकार की मशीनरी फेल आपने उठा है, ये मेरे लिए है क्या तमन्ना जी? संदीप महापात्रा के लिए सवाल है। जी 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 तमन्ना जी, मैं इस वाकया को इस तरह से देखता हूं। आपको अगर याद होगा 1990 के मध्य दशक में 95-96 के दौरान एक GR खैरनार साहब, मैं अगर नाम ठीक से याद कर रहा हूं जी, महाराष्ट्र के थे, हमारे डेमोलिशन मैन थे, म्युनिसिपल कमिश्नर थे जी जी। तो उस समय भी मीडिया ने उनको पोस्टर बॉय बनाया था, पोस्टर मैन बनाया था, जो भी बनाया था। आज कहां है वो? 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, अन्ना आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे भी पोस्टर बॉय बन गए थे। आज अन्ना हजारे कहां है? कहने का तात्पर्य है कन्हैया के स्पीच को जो जेएनयू के लोग बाहर सुने हैं और जिनको लग रहा है कि बहुत अच्छा स्पीच दिया है, मेरे अपने प्रेसिडेंट के काल में ज्वाइंट सेक्रेटरी में मैं भी रहा हूं और मेरे जो प्रतिपक्ष के लोग थे वो भी लेफ्ट के थे, उससे बहुत अच्छे भाषण देते थे, मैं भी देता था। फर्क कल इतना है कि आज के समय में 24/7 न्यूज चैनल के कारण देश भर में लोगों के पास जा रहा है। लेकिन अगर कंटेंट अगर देखेंगे, जो लेफ्ट की रेटरिक रहता है उसके अलावा और कुछ नहीं है। 60 के दशक में, 70 के दशक में, 50 के दशक में यही लेफ्ट के लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए टाटा, बिरला, अंबानी और बाकी तमाम तरह के लोगों को गाली देते थे, कांग्रेस को भी गाली देते थे। ओके, आज के समय में उनके पास गाली देने के लिए संघ है, विद्यार्थी परिषद है, 2-3 शासक दल है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना जल्दी इसको पोस्टर बॉय बना के आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान भारत। देखिए, एक चीज तो आपने बिल्कुल सही कही संदीप, कि आजकल के मीडिया 24/7 मीडिया में लाइफ साइकिल बहुत कम हो गई है पर्सनालिटीज की। कोई ओवरनाइट स्टार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन क्या कन्हैया कुमार की स्पीच में वो बात है? इज ही एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? KTS तुलसी जी, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक वकील के रूप में ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ। राइट प्लेस राइट टाइम मैं इसलिए कह रही हूँ कि विपक्ष एक साथ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सेंटर पॉइंट उन्हें मिल नहीं रहा है। कन्हैया ने वो एक पोजीशन अब दे दी है विपक्ष को। जी, मैं समझता हूं कि इस साल का सबसे बड़ा आइडिया कन्हैया है। वो बहुत आर्टिकुलेट है, बहुत सूझवान है, बहुत ताकतवर वक्ता है और इसमें उसको सारे देश के सामने एक मॉडल लीडर बनाने में सबसे बड़ा योगदान शायद गृह मंत्री जी का है, जिनको बताया गया कि देशद्रोही नारे लगे हैं तो उन्होंने टीवी पे बयान दे दिया कि उस देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। जैसे ही उन्होंने कह दिया तो पुलिस को करना ही था और पुलिस वेंट ऑन ओवरड्राइव। वहां पे जाके जो उन्होंने चढ़ाई कर दी, स्टूडेंट्स में बहस होती है, स्टूडेंट्स कई तरह की बहस करते हैं, सिर्फ बहस के लिए भी बहस करते हैं, मगर उन्होंने बना दिया कि ऐसे नारे लगे थे, चाहे नहीं लगे थे, इल्जाम लग गया। आज 21वीं सदी में, यहाँ पे मैं आना चाहूँगा, आज 21वीं सदी में पढ़ा हुआ हूँ, जेएनयू का इतिहास जानता हूँ, मैं जेएनयू के बारे में बताना चाहूँगा। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट, मैं बस चाह रही हूँ कि पहले राउंड में सब अपनी बेसिक राय रखें, फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे और हर कोई अपनी पॉइंट रख पाएंगे। KTS तुलसी जी, बस आपका पॉइंट आप कंप्लीट करें, फिर ऐश्वर्या का ओपनिंग व्यू लेते हैं जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी में जब हर एक इंसान जेब में मोबाइल लिया हुआ है तो सच को छुपाना असंभव है। सच अपना सर निकालता है। जैसे ही सच ने अपना सर निकाला कि ऐसे हुए ही नहीं, नारे लगे ही नहीं, और जो वीडियो बनाया गया उसको टेम्पर किया गया, 6 में से 4 को टेम्पर किया गया। तो इसलिए ये सारे का सारा उसको फायदा हुआ है इस बात का बहुत, और मैं समझता हूं कि वो भविष्य में
एक बहुत महत्वपूर्ण नेता बन सकते हैं। ओके, ऐश्वर्या भाटी जी, कन्हैया के निकलने के समय जिस तरह की बातें दिल्ली कोर्ट ने कही, अंतरिम जमानत तो दी गई, लेकिन जज के पैनल ने जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस रखे वो बहुत ही तीखे थे और उसमें निंदा भी थी। कन्हैया ने जो कहा या नहीं कहा, लेकिन एंटी नेशनलिज्म की तरफ थी, लताड़ भी थी एक तरह से। उसको आप कैसे देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? जी तमन्ना जी, आपने सही कहा। इनफैक्ट अभी फोकस मैं भी आपका दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट पे ही ड्रॉ करने वाली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत उसको पूरे इंसिडेंट को अलग अलग करके और ऑलमोस्ट इसको कंडीशनल, कन्हैया कुमार को कंडीशनल बेल दी है। और इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट की खुद की वर्डिंग ये है कि जो भी इनकी बेल बॉन्ड भरें वो इनके उस पोजीशन में हो, कन्हैया कुमार के या तो परिवार का सदस्य हो या फैकल्टी मेंबर हो, क्योंकि इनकी बेल एप्लीकेशन पे एफिडेविट भी इनके हॉस्टल वार्डन का था। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई जना हो जो इनको इन्फ्लुएंस कर पाए, नॉट जस्ट फिजिकली पर उनको मेंटली इन्फ्लुएंस कर पाए, सो दैट हिज एनर्जी एंड हिज थॉट्स are channelized in a constructive manner. These are the words used by Delhi High Court. अब देखिए, कन्हैया कुमार is the president of the Students Union. Delhi High Court ने भी ये बात हाईलाइट करके कही है कि it is his responsibility to ensure कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं होती हैं। कल की जो इनकी स्पीच है, I mean no doubt this whole incident has evoked the emotions of the entire nation. और मैं संदीप जी से इस बात में एग्री करूंगी कि जो मीडिया का अभी एरा है, फेस यूट्यूब वगैरह का भी जो टाइम है, ऑल दीज थिंग्स आर फ्रीली अवेलेबल। और कोई इंसिडेंट अगर इमोटिव हो जाता है बहुत ज्यादा, देन पीपल वांट टू नो, वी वांट टू नो, द होल कंट्री वांट्स टू नो। ऐसा इंसिडेंट जो पार्लियामेंट तक में उठा है और बहुत स्ट्रांगली उठा है। मैं जो 9 फरवरी के जो इंसिडेंट हैं, जो स्लोगन्स रेज हुए हैं, जो सारी बातें हैं, उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत सीरियस इश्यूज हैं और इन्वेस्टिगेशन में है अभी, तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन ये बात जरूर है कि ये चीजें पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यूनियंस जो है वो एक प्रोफेशनल, मतलब दे आर लाइक स्टूडेंट बॉडीज, दे आर नॉट हार्डकोर पॉलिटिशियंस। इसमें पॉलिटिशियंस को अपनी पॉलिटिक्स नहीं देखनी चाहिए, इस तरह के स्लोगन होने चाहिए। ऐश्वर्या जी, आज की जो हकीकत है, और अब मैं सबको इनवाइट करूंगी डिबेट में, आज की जो हकीकत है कि कैंपसेस में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है वो पूरी तरह से एक रिफ्लेक्शन हो गई है मेन लाइन पॉलिटिक्स की। अलग अलग पार्टियां हैं, उनके स्टूडेंट्स ग्रुप हैं और वो क्लैश करते हैं। और संजय कौल जी, इसमें जो एबीवीपी की बात आती है बार बार कि एबीवीपी के पक्ष में सरकार आकर खड़ी हो गई, ये असल में झगड़ा था 2 स्टूडेंट यूनियन ग्रुप्स के बीच में और सरकार इसमें आ गई बीच में और इसलिए बात का बतंगड़ बन गया। नहीं, इसमें 2 चीज, एक बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें अगर एबीवीपी की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होता तो शायद ये बड़ा न बनता। लेकिन दूसरी बात है कि सरकार आ गई इसमें, उसके पहले भी 2-4 चीजें हुई थी कि एक तो ये है कि कोई डिनाई नहीं कर रहा है, और मुझे नहीं मालूम कि तुलसी साहब ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं। नारे तो लगे थे, ये तो कोई नहीं कह रहा कि नारे नहीं लगे थे, और मैं उन लोगों से भी जांच करके मैं खुद कह रहा हूं कि जो वहां पे थे, मौजूद थे, उन्होंने भी कहा नारे लगे। अब वो किसने लगाए थे, क्यों लगाए थे, वो अलग बात है, उस पर जांच हो रही है, वो अलग बात है। नारे तो लगे थे, नारे एंटी नेशनल थे। अब इस मामले पे अगर एबीवीपी जो कि लेफ्टिज्म के खिलाफ है, या आप बोलिए कि लेफ्ट और राइट का एक झगड़ा सिंबलाइज करता है, तो वो भी आजाद है अपनी बात कहने पे और रेजिस्ट करने पे। उसके बाद अगर किसी ने कंप्लेंट दायर करी पुलिस के सामने कि भाई ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो पुलिस तो एक्शन लेगी, अगर नहीं लेगी तो आप बोलेंगे ये पुलिस कैसी है। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कह रहा हूं कि जहां पूरी स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई वो यहाँ पे जब वीडियो लीक होने लगे और वीडियो के कई वर्जन सर्कुलेट होने लगे और फिर ये बात हुई कि कुछ वीडियो डॉक्टर है कुछ नहीं है, मीडिया चैनल्स पर दिखाई देने लगे, फिर काउंटर एलिगेशंस और एलिगेशंस हुआ, जितना गंदा हो गया पूरा इन्वेस्टिगेशन, उसकी वजह से कन्हैया और आज हीरो बन रहा है। जी नहीं, कन्हैया हीरो बने, कन्हैया जैसे और भी हीरो बने, हमारी यूनिवर्सिटी से और कन्हैया निकले, लेकिन वो संविधान की इज्जत रखें। संविधान के अंदर वो देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में, ऑपरेशन के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, कास्टिज्म के खिलाफ नारे उठाएं।
हम उनको न्योता देते हैं। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, आज कन्हैया जो कि कल तक एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था एंटी नेशनल्स के लिए, आज नेशनलिज्म का गीत गाता है। तो हम सबके सब नेशनल और एंटी नेशनल, अब फिर से विनोद शर्मा जी, जो नेशनल और एंटी नेशनल वाली जो डिबेट चली थी, जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि हम ही नेशनल हैं, और अब एक दूसरा तबका कह रहा है कि देखिए हम नेशनल हैं, अब ये डिबेट किसी और लेवल पर ही चली गई है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जी, अभी एक लॉयर साहिबा ने ये कहा कि ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर है, एंड द जज, विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं कहना चाहता हूं, एक्सीडेड हर रेमिट बाय मेकिंग द कमेंट्स दैट शी मेड। क्योंकि इस केस में अभी चार्जशीट नहीं हुई है जी, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं, लॉयर साहिबान को पता होगा, और उस स्टेज पे डिफेंडेंट ये कह सकता है कि आप मेरे खिलाफ चार्जेस क्वैश कीजिए, क्योंकि पुलिस स्वयं कह चुकी है कि कोई वीडियो एविडेंस नहीं है उनके पास। एक बात तो ये रह गई। दूसरी बात ये कही जा रही है, मैं ये नहीं मानता हूं कि वो किसी विचार, कोई एक नया विचार है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक विचार को वो चेहरा बन सकता है। ये बना कैसे? पहले जब उसकी अरेस्ट हुई, उसके खिलाफ चार्जेस लगे, मीडिया के जरिए ही उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई जी। वो जितना उसको बदनाम किया गया वो मीडिया के जरिए ही हुआ, और आज के दिन जब मीडिया के जरिए वो एक रॉन्ग्ड गरीब बच्चे की तरह हीरो बन रहा है, तो उस पर हमको ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कि नारे लगे, मेरे दोस्त संजय कौल ने कहा, और संजय और हम बहुत अच्छे मित्र हैं, कि मेरे दोस्त संजय कौल ने कहा कि वहां पर नारे तो लगे, कौन मना कर रहा है कि नारे लगे नहीं, लेकिन जब कोर्ट ये कह रही है उस बच्चे को कि आप नजर रखिए 7,000 स्टूडेंट्स पे, क्योंकि आप जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं। हम सब ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया है, क्या कोई प्रेसिडेंट 7,000 स्टूडेंट्स पे नजर रख सकता है और उनकी कोई बेल दे सकता है, गारंटी दे सकता है? इसका जवाब संदीप महापात्रा को देना चाहिए कि क्या जब आप प्रेसिडेंट थे, अगर आपको कोर्ट ने कहा होता कि पूरे स्टूडेंट यूनियन में क्या हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये देखिए, बात क्या है, कोर्ट की जो ऑर्डर है, जो बार बार यहाँ पे एक मिसगाइडेड नोशन प्रस्तुत किया जा रहा है। कोर्ट की जो ऑर्डर है, बेल ऑर्डर जरूर है, लेकिन के तौर पे इसके प्रेसिडेंशियल वैल्यू है। इट इज नॉट अ जजमेंट, इट्स अ बेल ऑर्डर। The honorable judge exceeded her limit. Presidential value. I'm saying it with don't argue on the legal point, sir. Let me complete, Mr. Sharma. Let me complete. इनसे सवाल था, क्योंकि ये खुद जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या ये feasible है? अरे आपने इसको ट्रायल, अभी you are not putting on trial. संदीप से मेरा क्यों सवाल था? ऐश्वर्या भाटी इसका जवाब देना चाहती है, लेकिन संदीप से मैंने सवाल इसलिए पूछा कि जब आप प्रेसिडेंट थे, अगर आपको किसी ने कहा होता, जी ओके, क्या आप 7,000 स्टूडेंट की जिम्मेदारी ले पाते? निश्चित रूप से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि कैंपस में क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ तरह की गतिविधियां जो कि देश विरुद्ध है या कानून विरुद्ध है, तो आप छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते आपका ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसके लिए ठोस कदम उठाए, और कोर्ट ने वही कहा है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है तमन्ना जी, और जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, इवन द फैकल्टी हैव ए रोल टू प्ले। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां के जो टीचर कम्युनिटी है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है, वो एक कड़ी होता है स्टूडेंट्स के साथ साथ, टीचर्स के साथ साथ, आपका रिस्पॉन्स। कोर्ट ने जो कहा है वही कहा है। पहले तो मैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू विनोद शर्मा जी ये बताना चाहती हूं कि इट इज नॉट अ मियरली ऑर्डर सर। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इट इज अ वेल रीजन्ड ऑर्डर and it is only for the purpose of bail. It is not a reasonable order which comprises reasons. That's no argument. And it, sir, that is your perception. It is a constitutional court of our court. It has its mandate from the Constitution of India. And you and I cannot sit in a debate over what is the mandate of the Constitution of India with respect to the High Court. There have been any number of instances. अगर आपका पॉइंट रख पाए, एक मिनट, There's a huge debate the world over. एक करके, और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शक हिंदी में ये चैनल देखते हैं, आप हिंदी में ये पॉइंट रखें प्लीज। एक मिनट, ऐश्वर्या भाटी जी, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, विनोद शर्मा कह रहे हैं कि ये जजमेंट नहीं है।
देखिए मैं आपने जजमेंट बोला इसको कर रही थी कि इट इज नॉट एनी ऑर्डर विच कंटेन्स रीजंस विच इज फाइनल फॉर द जो कोर्ट के सामने कंट्रोवर्सी है उसको डिसाइड करते हुए डिटेल्ड रीजंस है तो वो खाली ऑर्डर नहीं कहलाई जाएगी। दूसरी बात मैं विनोद शर्मा जी को ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर सही है या गलत है उसको डिसाइड करने का मैंडेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खाली सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसका मैंडेट आपके और मेरे पास में नहीं है कि हम बैठ कर डिसाइड करें कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट सही है या गलत है। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए सर। और वैसे जो ये इश्यू डिसाइड करता है ये बेल के इश्यू को डिसाइड करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत क्लियरली कोई भी कमेंट नहीं किया है इस केस के मेरिट्स पे। दिल्ली हाई कोर्ट के कमेंट्स जो सारे हैं वो कन्हैया के जो कंडीशंस लगाई हैं उस कंडीशंस पे हैं। नहीं लेकिन ऐश्वर्या जी हाईलाइट होती है। एक तो है कि क्या क्वेश्चन किया जा सकता है या उस पर डिबेट हो सकती है अगर एक ऑब्जर्वेशन आई है कोर्ट की तरफ से, और जो मूल बात है कि अगर कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में खुद कह रही है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है यानी अभी अभी शुरू हुई है, तो इसके बाद इस कंक्लूजन पर कैसे आए हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई, उसमें कन्हैया की रिस्पांसिबिलिटी या रोल क्या थी और क्या होनी चाहिए? तमन्ना जी नहीं, ये कोई कंक्लूजन नहीं किया है तमन्ना जी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि क्योंकि नेसेंट स्टेज पे है तो इट विल बी द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। इशू जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हम कोर्ट के जजमेंट को उसके ऊपर कमेंट तो कर सकते हैं पर ये नहीं कह सकते कि वो जजमेंट गलत है। अगर आपको गलत लगता है तो आपके पहले में केटीएस तुलसी एक वरिष्ठ वकील भी है इस पैनल पर। ये क्रक्स है। ओके, नहीं ये डिबेट का क्रक्स है तमन्ना जी, मेरे को 1 मिनट बोलने दीजिए। ओके, मुझे डर इस बात का है कि ट्रायल जो है वो लोअर कोर्ट में होगी और जो हायर कोर्ट के जो हाई कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशंस हैं क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी ट्रायल जज को? क्या वो नहीं करेगी कि करेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं शर्मा जी आप ऑर्डर को पढ़िए। शर्मा जी ऑर्डर को पढ़िए। ओके, केटीएस तुलसी का मैं लेना चाहती हूँ, वरिष्ठ वकील है केटीएस तुलसी। आप आई कम टू संदीप। केटीएस तुलसी जी, मैं ये समझता हूं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट के ऑर्डर में अननेसेसरी हैं और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ बेल दी गई कि कोई भी इसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं थी इसलिए ये 124 से नहीं बनता। फिर भी कई कुछ कहा गया ऑर्डर में जिसकी आवश्यकता नहीं होती आमतौर पे, मगर जज एक सुपर पेरेंट की तरह होते हैं और वो विद्यार्थियों को कुछ सजेशंस दे रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि एक बात पक्की है कि क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं होती। किसी और ने नारा लगाया हो तो उसकी जिम्मेवारी प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन पे नहीं थोपी जा सकती, ना ही वो वाइस चांसलर पे थोपी जा सकती है, ना ही वो किसी फैकल्टी मेंबर पे थोपी जा सकती है। जिसने कुछ किया है अगर बिना एग्रीमेंट के, कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है बाकियों में, किसी एक ने अगर गोली चला दे तो सबके सब जिम्मेवार नहीं हो जाते। संजय कौल जी, तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं जरा सुलझा देता हूं। ये जो बार बार जिक्र हो रहा है कि हाईकोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन थे, ऑर्डर थे, इसकी वैल्यू थी, ये ज्यादा था या कम था, ये इसलिए हो रहा है। और जब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं था और आप बेल दे रहे हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों हो रही है, कारण सिर्फ इतना है। और इसमें मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट और शर्मा जी ने भी खुद कहा, सब मानते हैं कि भाई नारे तो लगे थे। अब यहां पर जो दूसरी बात आती है वो ये कि प्रेसिडेंट, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते आपने उनको होस्ट किया। आपके सामने, बेशक आपने न लगाए हो, उस पर अभी डिबेट है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आपके सामने लगे और आपने न उसे रोका, न आपने कंप्लेंट दायर की, न आपने रजिस्ट किया। तो इसमें आपकी इसीलिए कल्पेबिलिटी, इसीलिए एडवाइस दी जा रही है कि भाई ऐसे कामों में मत पड़ना, ये आपका काम नहीं है। आप प्रेसिडेंट तो कम से कम ये तो देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू मत खोलो। कन्हैया ने तो क्लेम किया कि बड़े बड़े दंगे हुए हैं, लोगों ने वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सवाल उठाए। जी जी, खैर हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं। तमन्ना जी नहीं, एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा जी आप आइए। मैं यहाँ पे प्रेमचंद मिश्रा जी आप आइए। एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा। तमन्ना जी मुझे अलाउ करें आप। तमन्ना जी
कहीं न कहीं जो कुछ पैनलिस्ट हैं जो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप डिबेट कर रही हैं उस पर बात नहीं हो रही है। और मैं समझता हूं न्यायिक प्रक्रिया पर, जुडिशियल प्रोसीजर पर यहां हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? जो मामला न्यायालय में है, कोर्ट उस पर फैसला करेगा और गुण दोष के आधार पर फैसला करेगा। सबूत होगा तो जो देशद्रोही नारे लगाए जेल जाएंगे। माई क्वेश्चन इज, बीजेपी के दोनों मित्र यहां बैठे हैं, बहुत लंबी लंबी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। आपके टीवी पे अभी दिखाया भी जा रहा है फुटेज जिसमें वो लोगों की तस्वीर है जिन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन लगाए थे, जिन्होंने अफजल गुरु के समर्थन में लगाए थे नारे। उन लोगों को आज तक राजनाथ सिंह जी की पुलिस और मोदी जी की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है? ये लोग जानना चाहते हैं। जिन्होंने खुलेआम हमारे दिल्ली में आके एंटी नेशनल स्लोगन किया, आप उनको नहीं पकड़ पाए। और आप एक मेरा डिबेट है वो आप भी थोड़ा सा भटका रहे हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और लौटूंगी। मैं जानना चाहता हूं डिबेट के मूल पॉइंट पे। डिबेट का मूल पॉइंट आज है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार क्या है, कौन है, क्या आइडिया है, और ये आइडिया क्या 2 मिनट की नूडल्स की तरह कुछ ही समय के लिए पकेगी या लॉन्ग लास्टिंग रहेगी? क्या लेफ्ट का एक तरह से रिजुविनेशन करेगी? इस सब पर हम चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा। जेएनयू में आज मीडिया का पूरा तांता लगा हुआ है। सब कन्हैया कुमार की बात सुनना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों अचानक कन्हैया कुमार को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? शायद उसका ये कारण एक है कि तिहाड़ जेल से निकलने के बाद कन्हैया कुमार ने अपने स्पीच में पॉलिटिक्स की बात सबसे ज्यादा की और उसमें उन्होंने लाल और नीले की बात की। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने भी शायद सुना होगा कि 2 बार, कल और आज भी, कन्हैया लाल और नीले की बात कर रहे हैं। यानी वो दलित नेताओं की, दलित पॉलिटिक्स की और वामपंथी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि अगर दोनों साथ में आ जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इस कॉम्बिनेशन में कांग्रेस पार्टी तो किनारे रह जाती है। नहीं, हमें इस कॉम्बिनेशन में किनारे और कॉम्बिनेशन में शामिल करने की बात कहां से आ गई? हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जेएनयू में वैचारिक स्तर पे काफी कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें करते रहे और जेएनयू छात्र संघ ने कई नेता इस देश को दिए हैं, कई अधिकारी दिए हैं। उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसको किसी पार्टी से जोड़ना या कोई पार्टी किनारा हो गया, किसी को फायदा मिल गया, ऐसा कांग्रेस नहीं सोचती है। कांग्रेस का सवाल सिर्फ इतना है कि किसी को बेवजह परेशान न किया जाए, उसको दबाया नहीं जाए, तो वहां हम जरूर खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई देश विरोधी नारेबाजी करता है या एंटी नेशनल एक्टिविटी में है जी, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसके नाम पर किसी निर्दोष को फंसा देना, उसे बदनाम करना और टीवी चैनलों पर इस पर डिस्कशन हो रहा है, खामखा किसी स्टूडेंट को ये कह देना कि तुमने एंटी नेशनल स्लोगन किया है और जिसने एंटी नेशनल स्लोगन किया है वो खुलेआम घूम रहा है, तो ये कैसे चलेगा? नहीं, खुलेआम तो सवाल ये है आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि कौन है और वो कहां घूम रहा है? प्रेमचंद मिश्रा जी, सब टीवी चैनल में जो स्लोगन लगा रहे थे, जिनके चेहरे से आवाज आ रही थी, जिन लोगों ने खुलेआम घूम रहा है, डज एनीवन नो कि कहां पर है, कहां घूम रहा है? आखिर उसको जब पकड़ा नहीं गया, यह काम भारत सरकार का है, वो हमारा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अलगाववादी नारे लगाए, चूंकि ये सवाल 2-3 बार प्रेमचंद मिश्रा जी उठा चुके हैं, आई थिंक ओनली फेयर कि आप इसका जवाब दें। वो पूछ रहे हैं कि जिन्होंने नारे लगाए उनको आपने अरेस्ट नहीं किया। आपका ही सवाल मैं पूछवा रही हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि जिन्होंने नारे लगाए उनको आपने अब तक पकड़ा नहीं, सारा फोकस कन्हैया पे रखा और वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो आपका भी सवाल वही था जो मेरे मन में भी उठा कि अगर खुले घूम रहे हैं और आपको मालूम है तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी चाहिए। खैर, मुझे लगता है आप हल्के फुल्के तरीके से बोल रहे थे। तो दूसरी बात यह है कि भाई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, यही तो कहा जा रहा है। भारत सरकार आपका, बार कहा गया, ऑर्डर में भी कहा, भारत सरकार आपकी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस आपके पास है कि भाई काम जब पुलिस आपके पास है तो सरकार को पुलिस हमारे पास नहीं है। मिश्रा जी, आपने 3 बार ये सवाल पूछा, बीजेपी से आपने 3 बार कहा कि मुझे ये सवाल पूछना है, तो प्लीज उनके जवाब। वो कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं पकड़ूं? नहीं, देन यू कैन आंसर, बट आपको उनका जवाब सुनना चाहिए क्योंकि आपने बार-बार ये सवाल उठाया। संजय कौल जी, आपका जवाब क्या है इस बात पर कि जो वीडियो में दिख रहे हैं उनको तो पकड़ा नहीं? यही है जी,
तो वही मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा क्यों ये तय कर रहे हैं कि सरकार का काम सरकार करेगी। उन्होंने खुद कहा और ठीक कहा, सरकार अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अंत की बात क्यों कर रहे हैं? खत्म थोड़े हो गया कुछ, अभी तो शुरुआत की बात है। सरकार नहीं कर रही है। बात ये रही और मुझे लगता है कि आप 25 दिन में मुझे नहीं लगता है वो आ रही है बहुत। आपने नहीं पकड़ा। संदीप बात करने की आवश्यकता नहीं है। संदीप महापात्रा, क्योंकि आपने उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन्हें पकड़ना चाहिए था। ओके संदीप महापात्रा। हाँ, तो आपका हमने सुझाव ले लिया। ओके संदीप महापात्रा, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं, जेएनयू में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं। आज जब वेंकैया नायडू जी कहते हैं कि कन्हैया को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो पार्टी ज्वाइन कर ले, पॉलिटिक्स कैंपस में ना करें, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपका मूल प्रश्न है उस पे मैं आना चाहूंगा अभी, उसके बाद वेंकैया जी ने क्या कहा ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आज एक नहीं, मैं उसके ऊपर भी उत्तर दूंगा, उसके ऊपर भी उत्तर दूंगा। ओके जी। तमन्ना जी, देखिए, आज अगर जो विरोधी हैं इस देश में, विरोधी दल के लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनको अगर कन्हैया में अपना सॉल्यूशंस दिख रहा है। देखिए, विरोधी और विरोधी दल में बहुत बड़ा फर्क है और ये इस डिबेट का बहुत बड़ा क्रक्स है कि जो विरोधी दल है वो देश के विरोधी नहीं है। इतनी परेशानी क्यों है? नहीं, विरोधी दलों के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके संदीप, नहीं, स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन गो अहेड। जी, कन्हैया, बीजेपी को आखिर कन्हैया से इतनी परेशानी क्यों है? फोकल पॉइंट नहीं, भाई साहब आप चुप रहेंगे प्लीज। संदीप जी गो अहेड। अगर कन्हैया को अपना फोकल पॉइंट मान रहे हैं, आप कांग्रेस के जो मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हैं, गुरु के मैं ये बता दूं कि आपकी ये खोखलापन है। प्रेमचंद मिश्रा जी प्लीज एक मिनट उनकी बात सुनिए। प्रेमचंद मिश्रा जी उनके साथ आप सरकार बनाइए। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। प्रेमचंद मिश्रा जी, संदीप की बात सुन लीजिए। मिश्रा जी, मिस्टर महापात्रा प्लीज गो अहेड। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है तमन्ना जी कि आज कांग्रेस और तमाम इस तरह के दल जो गुणगान कर रहे हैं, जो लेफ्ट के गुणगान कर रहे हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि सन 1947 में जब भारत को स्वाधीनता मिली थी, इसी सीपीआई, जिसके आईएसएफ का वो स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट है, वो सीपीआई ने कहा था कि बुर्जुआ इंडिपेंडेंस है। 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था भारत के ऊपर, तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि इंडिया अटैक चाइना, नॉट अदरवाइज। तो आज इन लोगों का देखिए ये विडंबना। 1947 में आरएसएस ने कहा था कि हमें तिरंगा झंडा को बदल देना चाहिए। देखिए, भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, ये आरएसएस ने कहा था। पॉलिटिक्स की फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एक मिनट आरएसएस ने कहा कि हमें तिरंगा नहीं चाहिए। ये हुआ कि 47 में आरएसएस ने कहा, क्या बात कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी और संदीप महापात्रा प्लीज, हम यहाँ वो एकजुट होकर भारत के पॉलिटिक्स में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या कन्हैया कुमार फ्यूचर का हिस्सा है, उसकी चर्चा करें। आप लोग पास्ट में चले गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। भारत के पॉलिटिक्स की फ्यूचर क्या है, क्या कन्हैया कुमार के लिए उस फ्यूचर में जगह है या नहीं, इस सवाल के साथ हम लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक लूंगी, जाएगा नहीं। कुछ दिनों तक कन्हैया कुमार हेडलाइंस में छाए रहेंगे, लेकिन इसके बाद क्या, ये सवाल हम ले रहे हैं आवाज अड्डा के अंतिम चरण में। विनोद शर्मा जी, ये अब खबर तो आ चुकी है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले कन्हैया कुमार लेफ्ट के लिए प्रचार करेंगे, वो कैंपेन का हिस्सा रहेंगे। क्या कन्हैया कुमार की पॉलिटिकल फ्यूचर आपको इससे ज्यादा बड़ी नजर आ रही है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, सीरियस जवाब दूंगा और मिसाल देकर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं और पैनलिस्ट के साथ शेयर करना चाहता हूं जी कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने एक इंटरव्यू में आज ने कहा है कि द कॉल्ड जस्टिस प्रतिभा रानी इज बेल ऑर्डर एज ऑफुल। ही इज कॉल्ड द बेल ऑर्डर एज ऑफुल, सेज इट इज एन इंसाइटमेंट टू पुलिस टू टेक वारंट एक्शन, says Kanhaiya is worse off after bail than in jail, and says the bail order does no credit to the High Court and the judiciary. ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज गांगुली साहब ने एक इंटरव्यू में आज बोला है। अब ये बात अलग छोड़ दीजिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार एक विचार का चेहरा है, विचार नहीं है। वो विचार का चेहरा आपको बर्नी सैंडर्स में अमेरिका में भी नजर आ रहा है। और वो किस विचार का विपरीत है? वो डोनाल्ड ट्रंप के विचार का विपरीत है।
जिन जिन मुल्कों में संपदा कुछ हाथों में सीमित हो गई, वहां पर लोगों में आक्रोश था और वहां पर जो धनवान लोग हैं वो उनकी अटेंशन उन लोगों की तरफ डायरेक्ट करते हैं जिनको कुछ सरकार की तरफ से सहूलियत मिलती है, कुछ सॉफ्ट मिलते हैं, कुछ अफर्मेटिव एक्शन मिलता है जी। और बर्नी सैंडर्स उस तरफ था जो गरीबों की बात कर रहा था। ये नहीं, ये हो सकता है कि वो नॉमिनेशन ना मिले उसको डेमोक्रेटिक पार्टी का, लेकिन पूरी दुनिया में उदारीकरण के चलते ये दो पार्ट हुए हैं और उसका एक नजारा आपको हिंदुस्तान में भी नजर आ रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये कहां तक जाएगा बच्चा? नहीं, लेकिन भारत के संदर्भ में जब सरकार भी वही बात कर रही है और विपक्ष के नेता भी वही बात कर रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ का लेफ्ट तो जो टिपिकल लेफ्ट होता है वहां से बहुत अलग है, तो भारत की कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। देखिए आपको बताता हूँ तरन्नुम, में एक बात सुनिए जी। विमान बोस से जब ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर थे, मैंने पूछा, मैंने कहा कि बीएसपी का जो इमरजेंस है वो लेफ्ट का सबसे बड़ा डिफीट है कि नहीं, क्योंकि दलितों को तो नेचुरली लेफ्ट के साथ होना चाहिए। तो वो उन्होंने इस बात को माना और अगर आज ये कह रहा है कि दलितों का और लाल सलाम का गठजोड़ होना चाहिए तो उसके पीछे एक राजनीतिक सोच है, एक विचार है और उसका चेहरा आज के दिन ये है। तो प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या अगर कन्हैया इस वक्त चेहरा है, एक तरह से विपक्ष का चेहरा एक धुरी है जिस पर पूरी विपक्ष अग्री करती हुई नजर आ रही है, तो इसको आगे बढ़ाने में कांग्रेस का क्या मूड लग रहा है? देखिए, कन्हैया किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और उसे अपने भविष्य की योजनाओं में खुद तय करना है। कांग्रेस का सिर्फ इतना मानना है कि इस देश में दो प्रकार के जो देशभक्त हो गए हैं, एक जो जिसे हिंदुस्तान के लोग देशभक्त मानते हैं और एक वो जिन्हें आरएसएस देशभक्त मानता है। लड़ाई इस बिंदु पर हो गई है, आखिर ये कौन लोग हैं जो अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं? आप कह रहे हैं, उनसे असहमत नहीं कह रहे हैं, अगर आप उनसे असहमत हैं तो आप देशद्रोही हो गए। अगर मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो देशद्रोही हो गया, अगर बीजेपी सरकार में बोलता है देशद्रोही हो गया, अगर गरीबों की बात उठाता है देशद्रोही हो गया। लेकिन उसी अफजल गुरु के खिलाफ जो बोलता है वो देशद्रोही है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आप देश के खिलाफ बनाते हैं, राष्ट्र के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही है। नहीं, हाँ है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। अगर आपका नियत ठीक है तो आप कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार कभी नहीं बनाते। पीडीपी ने अफजल गुरु की घोषणा की थी, आपने क्यों बनाया? आप कश्मीर में सरकार बनाते हो उन्हीं लोगों के साथ, और यहाँ देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो। मैं आपसे ये कहना, संजय कौल, ऑब्जेक्टिवली आप पॉलिटिकल लीनिंग्स को छोड़ते हुए आप बताइए कि कन्हैया कुमार का जो भी आपने परफॉर्मेंस देखा है पिछले 2 दिनों में, कल और आज, आपको इसकी पॉलिटिकल फ्यूचर कहां नजर आ रही है कन्हैया कुमार की? मैं ऑब्जेक्टिवली कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों को इस चीज को अवॉइड करना चाहिए कि ये कोई एक कसिनो में सट्टा लगाने की बात नहीं होती है। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट एक आदमी का होता है कि लॉन्जेविटी, क्या वो सरवाइव कर पाएगा, कितने साल रुकेगा, कितना कंसिस्टेंट है, कितना परसिस्टेंट है। तो एक परफॉर्मेंस, और आप खुद ही से परफॉर्मेंस कह रहे हैं, तो मैं से क्या कहूं कि पॉलिटिक्स अब खेल बन गया है और उसमें डमरू पे कौन कैसे नाचता है उसके बेसिस पे तय होगा कि आदमी कितना बड़ा स्टेट्समैन बनने वाला है। ये नहीं है, सिर्फ स्पीच आके जा रहे हैं, पिछले 3 दिन से सिर्फ स्पीच में आके जा रहे हैं। अब जिस तरह का दौर हो गया है, जिस तरह से दौर हो गया, वो एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। दैट इज कहीं यूटिलाइज कर लीजिए पॉलिटिकल मोटिवेशन से, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो अहम बात मैं कहना चाह रहा हूं वही होगा। आप कीजिए तमन्ना, अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जरा बीच में ना बोले, मैं गुजारिश है आपसे बीच में ना बोले। मैं जो अहम बात कहना चाह रहा हूं वो ये है, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कैंपस को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप अपनी गलती मानिए और सुधार लाइए। मेरा मानना है कि जिस तरह देश नहीं चलता है कि आप देशभक्ति सुधार में डालने जा रहे हैं, मामला बार बार उठा रहे हैं, चलता है। अगर आप देशभक्त हैं तो मैं चाहती हूँ कि एंड में सबके पॉइंट्स आए। जी, लेफ्ट लिबरल तय कर रहे थे, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एबीवीपी, जेएनयू जैसे एक
बहुत बड़े जैसे प्रोटेक्टेड जोन में जाकर आज एक नई पर्सोनिफिकेशन दे सकती है। नहीं, अच्छा, आप चैलेंज कर रही है कि लिबरल आइडिया सिर्फ आपका नहीं है, आज पहली बार ये हुआ है। तो इसलिए जो ये इनके जो सब ये जो हिले हुए से लग रहे हैं, नो, इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आज पहली बार विद्यार्थी परिषद ने वहां के वातावरण को बिगाड़ा है, वहां पर तनाव पैदा किया। और ऐश्वर्या भाटी जी, आप देखिए, ये फेयर नहीं कि जो चिल्ला नहीं रहा उनको बोलने का मौका नहीं मिले। ऐश्वर्या भाटी जी, प्लीज गो अहेड। और जिन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी नहीं की, जी तमन्ना जी, थैंक यू। बस 2 क्विक पॉइंट्स में बताना चाह रही थी कि पहली बात की कन्हैया कुमार का पॉलिटिकल दिखा रहे हैं फ्यूचर तो पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशन जरूर है और पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो दिख जाएगा, पर एम्बिशन तो बहुत स्ट्रांग है, वो कल की स्पीच से भी पता चल गया और जो डेवलपमेंट्स है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि गरीबों की बात करना तो देशद्रोह कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, अगर आप हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट के बाद में कोई बात हुई है, कोई क्रिमिनल केस खत्म हुआ है तो उसकी बात करते हैं, तो वो देशद्रोह जरूर है। दूसरी बात, एक क्रिमिनल केस में वाइकेरियस लायबिलिटी तो नहीं होती, जैसे तुलसी सर ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कॉमन ऑब्जेक्ट के दोनों सेक्शंस 120B और सेक्शन 34 भी जुड़े हुए हैं। तो ये देखने की बात है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में क्या होता है। एक लास्ट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हार्डकोर पॉलिटिक्स की तरह नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट लीडर्स पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिशियंस के लिए भी ये बात सही है कि उनको भी पॉलिटिक्स स्टूडेंट कैंपस में। केटीएस तुलसी जी, क्योंकि बहुत कम समय मेरे पास बचा है, तो प्लीज अगर आप संक्षेप में पॉइंट रखें अपना क्लोजिंग रिमार्क। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भविष्य में कन्हैया क्या होगा ये सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। वो बहुत एक टैलेंटेड वक्ता है, बहुत सूझवान व्यक्ति है, मगर उसकी कामयाबी के पीछे जैसे पहले ये निर्भर करता है कि जो गृह मंत्री हैं वो उनका क्या रोल होगा। वो जितना उसको तंग करेंगे उतना ही वो चमकेगा और आसमान पे पहुंचेगा। मीडिया का क्या रोल होगा, पुलिस का क्या रोल होगा। देखिए अंत में क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, भारत में हीरोज की भूख है और कहीं पर अगर कोई दिखता है जो अच्छा बोलता है, जो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे कुछ समय के लिए तो हीरो बनाया जाता है। वो कब तक उस बॉक्स ऑफिस को रूल कर सकता है वो एक अलग कहानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।